मालिकुल मुल्क मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू वहदहू ला इलाहा इल्लाहु वहदहू ला इलाहा इल्लाहु शम्स तबरेज़ शम्स तबरेज़ कर खुदा तलबी खुशबू खां ला इलाहा इल्लाहु अल्लाहु 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 तू जो हर आन नई शान दिखा देता है जो हर हाल नई शान दिखा देता है दीदाए शौक को हैरान बना देता है हृदय शौक को हैरान बना देता है डाली डाली तेरी तखलीक के गुण गाती है डाली तेरे तकलीफ के गुण गाती है पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का पता देता है अल्लाहु 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 ये जमीन जब न थी आसमां जब न था ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था चांद सूरज न थे ये जहां जब न था चांद सूरज न थे जहां जब न था हक भी किसी पर आया जब न था राज़े हक भी किसी पर आया जब न था ओ जब न था कुछ यहाँ जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाहु 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 जब न था कुछ यहाँ जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाहु 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 पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा मेराज में अर्श तक मुस्तफा पहुंचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा पहुँचे मेराज में तेरिया तुम्मा दो जग तुमिया तेरिया तुमा दो जग तुमिया तेरिया जुतिया अर्श नजमिया अर्श तक मुस्तफा पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा पहुँचे अर्श तक मुस्तफा पहुँचे अर्श तक मुस्तफा 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 पहुंचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा पहुँचे मेराज में
अर्श तक मुस्तफा। पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा। मेराज में अर्श तक मुस्तफा। जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, माबूद बंदे में पर्दा रहा। मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। सारी मखलूक में आ आ सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको वेलकम करना चाहूँगी मॉर्निंग एट होम में। व्यूअर्स, हमने आज आगाज़ किया अपने शो का हमदे बारी ताला से, जो पेश की है उस्ताद दिलदार हुसैन, पाकिस्तान के रनौन कवाल, और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। बेहतरीन प्रकशनिस्ट एंड तबला प्लेयर हैं आप। आपको उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का लेफ़्ट हैंडेड तबला पार्टनर के तौर पे भी जाना जाता था, और पाकिस्तान को नेशनली और इंटरनेशनली आपने पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी। तो उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। और उनके साथ हम वेलकम करेंगे बासिल हुसैन को, जो उनके ग्रैंडसन हैं, इसरार हुसैन जो उनके बेटे हैं, अबरार हुसैन जो दिलार साहब के बेटे हैं, वो आजकल आउट ऑफ कंट्री हैं, कुछ पाकिस्तान की सेलिब्रेशन से रिलेटेड इंग्लैंड गए हुए हैं, तो पाकिस्तान को वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सैयद अब्दुल्ला भी हमारे साथ है, ग़ुलाम हुसैन हैं, रजब अली हैं, इमरान हैं, बाकिर अली हैं, अमजद अली हैं, मोहम्मद सरवर हैं, आसिफ अली हैं एंड मोहब्बत अली हैं। सबको वेलकम करेंगे शो के अंदर। अच्छा व्यूअर्स, जहाँ हम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बात कर रहे हैं, एक ऐसे लेजेंड जो 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुए। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को जनूबी एशिया के सबसे बड़े सिंगर कहा जाता है। आप एक बेहतरीन कवाल के साथ साथ कंपोज़र और म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब अपने फ़न से मग़रिब के फ़नकारों को भी मुतासिर करते रहे, और आपने बहुत सी कोलैबोरेशंस भी की। वैसे तो अगर हम बात करें लिविंग लेजेंड्स की, तो वो तो हमारे मुल्क में आज भी माशाल्लाह बहुत से हैं जो इस दुनिया में ऑलरेडी हैं, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब एक ऐसे लेजेंड हैं कि दुनिया से तो वो रुखसत हो गए 16 अगस्त 1977 को, 1997 को, सॉरी 16 अगस्त 1997 को, लेकिन इतना अरसा हो गया आपको इस दुनिया से रुखसत हुए हुए, लेकिन लोग आपको आज भी उसी जोश और वलवले के साथ याद करते हैं। और कवाली की दुनिया में आपको एक रोल मॉडल समझा जाता है, और जो भी लोग आपकी फ़ैमिली से भी कनेक्टेड और वाबस्ता हैं, वो भी एक इसको बहुत बड़ा ऑनर समझते हैं कि वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की फ़ैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को, उनसे रिलेटेड बातचीत भी करेंगे, उनके पढ़े हुए बहुत से जो कलाम हैं, बहुत से गीत हैं, बहुत सी गज़लें हैं, बहुत से कवालियाँ हैं, वो सब हम व्यूअर्स आपके साथ कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम शेयर करें। अब व्यूअर्स किचन की तरफ भी नज़र डालते हैं, जहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी सी शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जुगन आप? बिल्कुल ठीक ठाक तैयबा, बस आपको पता है अब बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, और बहुत सी वेरियस डिफरेंट मामलात चल रहे हैं। कुछ बच्चों के अभी खुल रहे हैं, कुछ लोगों के खुल गए हैं, तो बस इन्हीं चीज़ों में एज अ पेरेंट भी बिजी हूँ, और फिर काम भी चल रहा है माशाल्लाह। और बच्चों से के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ बनाना सिखाएं, स्पेशली वो वाली चीज़ जो हर कोई बच्चों को फ्राई करके स्कूल भेज तो देता है, लेकिन वो डब्बों की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आप आज क्या बनाएं? तो आज हम बना रहे हैं चिकन नगेट्स, जिसको हम फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे। चिकन नगेट्स कैसे घर पे बनाने, हमने फिलेज वगैरह तो सीखे हैं, तो ये नगेट्स कैसे बनाएंगे? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर वो नगेट्स वाला टेस्ट नहीं आता ना, तो फिर बच्चे नहीं खाते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चिकन नगेट्स के लिए हम चिकन कीमा 1.5 किलो,
डबल रोटी 2 स्लाइस, दूध आधा कप, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा खाने का चम्मच, पार्सले 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, अंडा 1 अदद, और कोटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 कप, और तेल फ्राई के लिए। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है कि चिकन का जो कीमा है उसको हम चॉपर्स में मतलब अगर आप परचेज़ कर रहे हैं मार्केट से कीमा लेके आ रहे हैं तो आपने चॉपर में जो है वो ब्रेड के जो स्लाइस हैं उसके साथ ऐड करना है। साथ आपने जो ब्रेड के स्लाइस है उनको पहले मिल्क में सोक कर लेना है, दूध में थोड़ी देर दूध में। तो उनको जो 2 स्लाइस हैं वो आपने चिकन के साथ चॉपर में ऐड कर देने हैं। उसके बाद जब वो अच्छा कीमा जो है और पेस्ट सी बन जाए और अच्छी फॉर्म में आ जाए, वो यकजान हो जाए, तो उनको आपने फिर एक बाउल में शिफ्ट करना है और उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताया मसाले ये ऐड करके, और इसको आपने ग्लव पहन के, ऐसे नहीं ग्लव पहन के, क्योंकि वो आपके सारे हाथों पे चिपक जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा वो वेस्टेज होती है उसकी। और तो आपने कोई भी मिक्सिंग मैदा या कॉर्नफ्लोर डालना पड़ता है। अगर आप इसी तरह इसको शेप बना देंगे तो आपको वो तंग नहीं करेगा। तो आपने अच्छी तरह उसको मिक्स करके उसमें एक अंडा ऐड करना है, फिर उसको आप दोबारा मिक्स करके इसको आपने फिर तकरीबन 45 मिनट्स के लिए जो है वो फ्रिज में रख देना है। और अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी शेप डिफरेंट हो तो मार्केट में आजकल बहुत सारे जो है वो कटर जो है वो मिल जाते हैं, तो आपने इसको एक स्टील की ट्रे में जो है वो फ्रीज़र में रख देना है, और जब वो सेट हो जाएगा तो आप कटर की मदद से जो है वो उसकी सारी शेप्स देके, और बच्चे भी बहुत खुश होंगे इसके। अच्छा, बट एक बताइए बात चलते कि अगर ये जैसे कि देखें ना, अब ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मेहनत है और बच्चों ने तो पूरा, आपको पता है हर रोज़ स्कूल जाना होता है, तो हर तीसरे चौथे दिन नगेट चिप्स बंदा साथ भेजता है, तो इनको सेव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डेली ये तो लंबा सिलसिला हो जाता है। देखिए डब्बे से निकाल के फ्राई करना ईजी काम है। देखें उसके लिए ये है कि जब आपने ब्रेडिंग कर ली ना इसकी, आपने मतलब मैदा लगा लिया, उसको अंडा लगा के ब्रेड क्रम्स लगा लिए, फिर आप उसको जितना आपको पता है कि आपका बच्चा जो है वो इजीली स्कूल कैरी कर सकता है, लाइक कोई बच्चा 4 खा लेता है, जो हेल्दी बच्चे हैं, ये बड़े एडल्ट्स हैं वो 6 भी खा लेते हैं, तो आप उतने साइज़ के जिप लॉक बैग में उसको पोर्शन बनाएं ताकि आपको निकालना भी आसान हो। और बार बार हम लोग देखें जब हम मार्केट से परचेज करते हैं, ये कच्चा है तो इसको फ्राई प्रॉपर करना है। ये फ्राई प्रॉपर देखिए, उसके लिए जो डब्बे के नगेट्स होते हैं वो तो हाफ डन होते हैं, आप जब उनको फ्राई करते हैं वो 2 मिनट भी करें तो वो एक तरह से रेडी हो जाते हैं। इनको मीडियम फ्लेम पे और बिल्कुल जो है ना, मतलब आपने चेक कर लेना है फोक की मदद से कि आप जो है वो प्रॉपर्ली कुक हो गया है, ये नहीं कि बाहर से कलर आ गया तो आप जो है उसको बाहर निकालें, ऐसे नहीं करना। तो उसके बाद जो है हम इसको शेप देंगे नगेट्स को, और उसकी कोटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैदा, ब्रेड क्रम्स और अंडे। इनको हम करके फिर थोड़ी देर फ्रीज़र में रखेंगे, उसको फ्राई कर लेंगे और हम फ्राइज़ और केचप के साथ इसको सर्व करेंगे। और व्यूअर्स, हमारे फ्रिज में कुछ मज़ेदार से फ्रूट्स अवेलेबल थे, तो मैंने कहा आज एक फ्रूट चाट भी हम साथ बना लेते हैं, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ सिंपल सी जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं। मेरे पास इस टाइम अमरूद थे, सेब, केले, अंगूर और आड़ू था, तो उसको हम कट करके, और मैं उसके साथ यूज़ कर रही हूँ होममेड इमली सॉस और होममेड ही हमारी मैंगो सॉस। उसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और हमारा मज़ेदार सा फ्रूट सैलेड तैयार। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। तो वही वाली बात है ना कि देखिए, अगर बच्चों को नगेट्स एंड चिप्स खिला ही रहे हैं, जो टेक्निकली एक अनहेल्दियर ऑप्शन है, अगर स्पेशली डब्बों का है, तो साथ में अगर आप फ्रूट सैलेड उनको दे देते हैं बॉक्स में थोड़ा सा डाल के, तो एटलीस्ट एक वो जो कहते हैं ना कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है उस मील की। एंड वंस इन अ वाइल, जैसे कि मैंने कहा कि हर दूसरे दिन देते हैं, देखिए नगेट्स एंड चिप्स एक दफ़ा हफ्ते में दें, बाकी दिन कुछ और भी हेल्दियर ऑप्शंस के बारे में सोचिए। नो डाउट ये घर में बनी हुई चीज़ है, इसको आप एयर फ्रायर में बना लेते हैं तो इट बिकम्स अ हेल्दियर ऑप्शन, और वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आपकी रेसिपीज डन हो गई, तो व्यूअर्स अब बढ़ते हैं एक ऐसी सैड न्यूज़ की तरफ जिसके बारे में सुन के एक्चुअली व्यूअर्स जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ, क्योंकि जिस पर्सनैलिटी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, उम्र में तो मेरे से छोटे थे, मुझे आप ही बुलाते थे। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा ये खबर सुन रहे थे कि असद अब्बास जो हैं उनकी तबीयत नहीं ठीक और वो बीमार हैं। मुझे याद है जब तबीयत इनिशियली ख़राब हुई थी, जब बिल्कुल शुरू में हुई थी, तो उसने मुझे बताया आप ही मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, मेरा ना दुआ कीजिए, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट होना है। तो उनके भाई ने उनको किडनी दी आई थिंक, तो उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जब मुलाकात हुई कोई 6 महीने के बाद, तो मुझे ऐसे बताया कि अल्लाह का शुक्र है, आप ही तबीयत बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर हूँ मैं। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मामलात जो हैं वो ऊपर की तरफ जाने के बजाय नीचे जाने शुरू हो गए, एज इन हेल्थ जो है उनकी फॉल करना शुरू हो गई, और दोनों किडनीज़ जो हैं उनकी फ़ेल हो गई। यानी कि पहले भी किडनीज़ में प्रॉब्लम था, ट्रांसप्लांट कराया इस उम्मीद से कि अल्लाह खैर करेगा, बेहतर हो जाएंगे, वो फिर ट्रांसप्लांट कामयाब नहीं रहा। उन्होंने बहुत लोगों से अपील भी की और सपोर्ट की भी
की भी रिक्वेस्ट की। और कुछ दिन पहले ही ये जो नेशनल आइकॉन अवार्ड्स हुए, वहाँ पे हेल्थ कार्ड अनाउंस हुआ असद के लिए, और 2 दिन बाद ही ये ख़बर सुनी कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और उनके भाई ने आके वो हेल्थ कार्ड रिसीव किया था, जिससे उनकी सारी जो बीमारी के मतलब जो भी मामलात हैं और जितनी भी उनकी हेल्प और सपोर्ट की जा सकती है फाइनेंशली, स्टेट की तरफ से उनकी हेल्प होगी। लेकिन स्टेट को आई गेस मौका ही नहीं मिला उनकी बीमारी में उनकी मज़ीद और सपोर्ट करने का। बट वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जब आपका वक्त आ जाता है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। बट ही वॉज़ वेरी यंग, वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। पाकिस्तान इंटरनेशनली भी इन्होंने बहुत परफॉर्म किया। आई रिमेंबर कि एक अरसा पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने गुजारा, क्योंकि इतनी उनकी डिमांड थी कि ही शिफ्टेड ओवर देयर फॉर अ व्हाइल। सो असद अब्बास अब हमारे साथ तो नहीं रहे, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी व्यूअर्स कि इस यंग मैन, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, करवट करवट अल्लाह ताला इनको सुकून दे, और उसके साथ साथ उनकी फ़ैमिली को अल्लाह ताला सब्र दे। जवान बेटा जब दुनिया से रुखसत हो जाता है, जवान औलाद जब दुनिया से रुखसत हो जाती है, तो वो माँ बाप के लिए, फ़ैमिली के लिए, भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। तो व्यूअर्स, असद अब्बास को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं टू द ग्रेट उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, और उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए 2 ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं जो लेजेंड्स इन देयर ओन राइट है। सबसे पहले उस पर्सनालिटी को आपसे इंट्रोड्यूस मैं क्या इंट्रोड्यूस कराऊंगी, उनके चेहरे को देख के ही आप पहचान लेंगे। 50 साल से ज़्यादा गज़ल, गीत, कवाली, कलाम और नात लिखने के हवाले से आपको पहचाना जाता है। आप एक बेहतरीन पोइट हैं, लिरिसिस्ट हैं, राइटर हैं। हमारे साथ लिविंग लेजेंड SM सादिक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम आपको जब तकलीफ़ देते हैं, आप हमेशा, आप सिर्फ हामी नहीं भरते, आप आउट ऑफ द वे जाते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने ऑनर आपका शुक्रिया अदा बहुत शुक्रिया, आपने याद किया जी, हम हाज़िर हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यूअर्स, जब इंसान खुद बहुत ज़्यादा कामयाबी पा जाता है और एक वेल नोन पर्सनालिटी बन जाता है, तो जब आप उनको किसी के ट्रिब्यूट के लिए कहते हैं तो कभी कभी लोग कतराते हैं या कहते हैं कि हम क्या बात करेंगे, आप कर लें, कुछ ये कर लें, वो कर लें। लेकिन जैसे कि SM सादिक साहब ने, जैसे ही हमने कहा कि हम खान साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उन्होंने फ़ौरन कहा कि येस ऑफ कोर्स आई विल बी देयर, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पर्सनली उनके साथ इतना वक्त गुजारा है और एक पर्सनल उनके साथ इतना ताल्लुक़ था कि उनकी अंदर की बातें हम इन्हीं लोगों से जान सकते हैं। अब लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग्स दैट आई नो हैं तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन। मेडिकल फील्ड में आपने बहुत नाम भी बनाया, बहुत नाम भी कमाया, आपको पूरी दुनिया में अवार्ड से नवाजा गया इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आपकी मीडिया की तरफ है, वो हम मीडिया वाले ही जानते हैं और मीडिया वाले ही अप्रिशिएट कर सकते हैं। बहुत से आर्टिस्ट जिनके आप चेहरे देखते हैं, उनको बातें करते हुए देखते हैं, या बड़ी आप कहते हैं कि यार इनकी तो बड़ी अच्छी रिसर्च है, वो अक्सर रिसर्च इसी पर्सनैलिटी से आई होती है, क्योंकि इन्हीं को हर बंदा फ़ोन करता है जब भी कोई क्वेश्चन मार्क या वटेवर। हम डायरेक्ट मीडिया वाले हैं, आप डॉक्टर हैं, लेकिन आपने मीडिया वालों से ज़्यादा मीडिया को निभाया है और उसको रिस्पेक्ट दी है और रिगार्ड दिया है। वेरियस टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे इनकी हमेशा धूम मची हुई होती है। आप नॉलेज की इंसाइक्लोपीडिया हैं। मेरे बहुत ही प्यारे भाई, बहुत ही प्यारे इंसान, डॉक्टर उमर आदिल। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े इंसान की निशानी देखनी है ना, तो पहचान जाइए कि बड़े इंसान का दिल बड़ा होता है, उसका ज़र्फ़ बड़ा होता है। जिस तरह के मेरी प्यारी बच्ची का है, जिस किसी को बुलाएंगी इज़्ज़त और एहतराम ऐसा करेंगी कि सर यकीन कीजिए आपका इज़्ज़त, आपका एहतराम हमारे दिलों में बढ़ जाता है। आज बड़ा खुशी का मौका है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अभी मिठाई का टोकरा आएगा, तुसी भी मुँह मिठा करोगे तो मैं भी मिठा करांगा। और सर खुशी का पता है मौका आज क्या है कि सर पाकिस्तान टेलीविज़न की मॉर्निंग शो होस्ट जुगन काजिम को तमग़े इम्तियाज़ इस्तीफ़ा 14 अगस्त को सदर पाकिस्तान ने दिया है। सिविल लिस्ट अवार्ड्स में सर एक मुमताज़ नाम जुगन काजिम का आया है और मेरे ख़्याल में मुझे इतनी खुशी है
कि पाकिस्तान टेलीविज़न का इंतहाई ज़िम्मेदाराना, सर ये कोई आम चैनल नहीं है जहाँ पे आप जो लफ्ज़ मर्जी कहते हैं, जैसा मर्जी जुमला कह दें, एहतियात का दामन इतने अरसे से नहीं छोड़ा। कभी मुझे नहीं पता कि कोई पकड़ हुई हो, किसी चीज़ में सुकम आया हो, ये कमाल की बात है। सबसे पहले खान साहब को ट्रिब्यूट देने से पहले हम सब की तरफ से एक ट्रिब्यूट और मुबारक है जुगन काजिम के लिए। एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल ऑल योर लाइफ एंड हैप्पी ऑल योर लाइफ एंड डू मच मोर, नॉट फॉर जस्ट दिस चैनल बट फॉर द मीडिया इंडस्ट्री एज अ होल इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं कल जब ये बात अनाउंस मतलब जब कंफर्म हुई कि है, क्योंकि 14 को लोगों ने मैसेजेस करने शुरू कर दिए, लेकिन मैं कंफ्यूज थी क्योंकि ऑब्वियसली वो एक लिस्ट आती है और वो या मैं समझी मतलब या फ़ोन या कुछ मुझे लाइक मैं मुल्तान से लाहौर आ रही थी वापस, तो मुझे मैसेज आया, मेरे नेफ्यू होते हैं बाहर अमेरिका में, तो ही मैसेज मी हैदर, तो कहता है मुबारकां, तो मैंने कहा किस चीज़ की, कहता है यू डोंट नो। फिर उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी तो उसमें लिखा हुआ तमगा इम्तियाज़। मैं तो बिल्कुल ही चुप हो गई, मैंने कहा मेरी ना तो शक्ल है ना मेरी औकात है मुझ जैसे नलायक को इतना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा ऑनर है। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो लोग डिसाइडिंग जिन्होंने कमेटी पे थे सारे थे, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बात की कि सर सितारा इम्तियाज़ दिया जा रहा है सरमद खूसट को और बिलाल लशारी को, और सर वेल डिज़र्व्ड। रात मैंने भी पढ़ा है लेकिन मुझे ना सही समझ नहीं लगी, मैंने कहा शायद मैं नहीं सर उन दोनों, और देखें इतनी ब्रिलियंट उन्होंने फिल्म्स बनाई, इतने ब्रिलियंट प्रोजेक्ट्स किए, और इतनी यंग एज पे सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है, तो उनको भी मेंशन। एंड सज्जल अली है, बहुत उनको तमगा इम्तियाज़ दिया जा रहा है। भाई देखिए सज्जल तो डिजर्व करती है, बिल्कुल करती है। मैं अपना तो बार बार कहती हूँ, मैं बिल्कुल डिजर्व। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा कमी कर जाऊँ एहतराम में, मैं जिस सोफे पे जिस शख्स के साथ बैठा हूँ, मेरा मकाम तो ये है कि मैं और मुझ जैसे कई और इनके कदमों में बैठे। यकीन कीजिए अगर कैमरा के एंगल सही होता सर, मैं वाकई तरह पैरांच बंदा सर। हर दफ़ा जब इनसे मुलाकात होती है ऐसे लगता है कि एनर्जी और उसके अलावा जो अल्लाह ताला ने इनको फैसिलिटी दी है, लिख बहुत लोग सकते हैं, ऐसा लिखना कि हर लफ्ज़ दिल में जाके चुभ जाए और वहाँ घर कर ले। सर आपके गाने ऐसे होते हैं, लोगों के गाने सुन के लोग खुश होते हैं, नाचते हैं, आपके गाने सुन के लोग रोते हैं। सर जो कलाम इंसान को रुला दे वो रूह को शफाफ कर देता है, और अक्लमंद ऐसे हैं कि अपना कलाम हमेशा दिया उन लोगों को कि जिनकी आवाज़ ऐसी थी जो वाकई लोगों का जो दिल निभा सकें। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज हम खुशकिस्मत इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे साथ सिर्फ दो बहुत बड़े स्टार, हमारे बल्कि हमारे सेट पे 3 स्टार्स नहीं है, 2 हमारे साथ फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स भी हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं गुफ्तगू को। सर आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। आज उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन आमीन। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए 1997 में आप इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन आज भी आपको उतना ही पसंद किया जाता है, उतना ही लोग आपके क्रेज़ी फैंस हैं। छोटे छोटे 12-12, 13-13 साल के बच्चों को आपके कलाम का पता है, जो आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद दुनिया में आए। देखें जुगन के 25 साल खान साहब को तकरीबन होने वाले हैं या हो गए। मेरा और उनका स्टूडियो इकट्ठा था। इब्तदा मेरी फैसलाबाद में, दिलदार को पता है, ये उस वक्त भी खान साहब के साथ होती। मेरी उम्र उस वक्त 14.5 या 15 साल थी, तो मैं खान साहब की सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ। मेरे पास एक बुक होती थी, उस वक्त कंप्यूटर का दौर नहीं होता था, और एक मैंने कपड़े का मैं काम करता था, अच्छा काम था मेरा उस दौर में। मैं समझ लो कि 2-3 लाख रुपए कमाता था, जिस दौर में 200 आदमी 230 रुपये तनख्वाह थी। तो मैं शायरी का मुझे इतना जुनून था कि मैं बता नहीं सकता। तो मैंने अपना सारा काम वगैरह बंद करके या छोड़ के तो मैंने खान साहब की सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ। तो एक डायरी थी मेरे पास, तो खान साहब का जो घर है वो है, एक ट्रकों का अड्डा था, उसके ऊपर नीचे सारी उनकी प्रॉपर्टी थी। तो बड़ा मंजा था, वहाँ पे खान साहब बैठते थे और सारी रात बैठे रहते थे। उनको कोई नहीं पता मेरे पास जज आया है, आईजी आया है, डीआईजी आया है। वो अपने स्टाइल से सारी रात, बाजे पे उनका हाथ है और उनका हाथ ऐसे चलता था, ऐसे वो लगे हुए अपनी दोनों, सारी रात उन्होंने बैठना, 2 या 3 घंटे वो सोते थे। तो मैं जब गया हूँ तो मेरे पास एक डायरी थी जिस पे सोहनी ते घड़े दा सवाल जवाब लिखिया सी।
कई शिकाखिया सोहणीए मुड़ पिछां, इन्हें लखां दी जान गवा छड्डी वगैरह वगैरह। सर अगर छोटी जी इजाज़त हो मैंने, जी, जी। मैं थोड़ी सी गल जी, बताना जी। ताड़ी चाहना हुआ, जी, जी। क्योंकि सर मेरी भी नज़र में सब कुछ है। ये डायरीज़ का बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये ऐसी नफीस तबीयत का आदमी था कि ये नहीं कि अपना कलाम लिख के कागज़ों पे रख दिया और कागज़ का पुलंदा बांध लिया। इन्होंने बाकायदा एक कातिब रखा हुआ था सर, जो खुश खत्ती के साथ किताबत करके आपका सारा कलाम एक वो खूबसूरत डायरी में लिखता था। तब वो दसो मैं गलत कह रहे हैं? हाँ जी, बशीर तलत उसका नाम था। बशीर तलत उसका नाम था, हर चीज़। और किस खूबसूरती से वो पूरी डायरी को अरेंज करके तो उनके सामने पेश की। और ये जो सोहनी और कड़े दा कलाम है, ये मुकालमा है सोनी गुजरात अली दा, समझ आ रही, कुम्हारन दा थे ओ। तो मैनू याद है कि खान साहब ने पता है कि क्या सी पढ़ के कहते बहुत सोहना लिखा ही, लेकिन मैं मुकालमे गांदा नहीं। हाँ दसो गलत कह रहे जी, हैं? जी बिल्कुल सही। ये दसो मैं भी उत्थे ही सके नहीं। ਤੇ ਉਸ But ਤੋਂ you ਬਾਅਦ are ਜੀ much ਫਿਰ younger ਜੁਗਨ than ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ सही ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਦਕ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹਰ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਗਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਾਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਾਮ ਮੇਰਾ ਗਾਇਆ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਇਕਬਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 3 ਐਟਮ ਲਿਖੇ। एक सी जदों दा तो रुस गया साढ़े नाल ढोलना। सर ये मुझे आपकी आज तक बात, मैंने हमने लास्ट टाइम भी जब ये बात की थी तो मैं बैठे बैठे कैसे लोगों को भाई तो ये रब का करम है, ये रब का करम है, कोई ऐसी बात नहीं। महीनों लगे हुए हैं और फिर एकदम से जिसको कहते हैं आमद हुई, तो आप बैठे बैठे 3-3 4-4 ये 6-6 कलाम। रब का करम है। मुझे मेरी बात आप पूरी कर जी देने सर, दें। हाँ, 3 ऐटम मैंने लिखे। ठीक है, पहला ऐटम था उत्थे अमलों ते होणगे नबेड़े किसे नहीं तेरी जात पूछनी। ठीक है, दूसरा ऐटम था जदों दा तुरस गयो साढ़े नाल ढोलना। तीसरा ऐटम था एवें बोलना बनेरे ते कामा सजना नहीं आना। इसमें राहत खान साहब छोटे से बैठे हैं, इसका वीडियो भी है मतलब। तो उसके बाद फिर खान साहब ने जब वो रिकॉर्ड किए तो अल्लाह उनकी मेरा उनकी कब्र को भी मेरा सलूट है कि देखो उसमें जब दौड़ा आता है ना, एक शायरी की सनफ होती है जिसमें जहाँ दौड़ा आएगा चौथी लाइन में शायर का नाम आएगा। ठीक है, यहाँ गज़ल आएगी, मक्ते में शायर का नाम आएगा। जी। यहाँ गीत आएगा तो उसके भी आखिरी शेर में शायर का नाम आएगा। ठीक है। अच्छा उसमें मैंने टुर जाना है सब ने एक दिन, अज टुरिया कोई कल टुर जाना सादक वारो वारी, तो हर शह छड्डनी पैनी बंदिया जान तो जेड़ी प्यारी। कोई अज टुरिया कोई कल टुर जाना सादक वारो वारी, उत्थे अमलों ते होणगे नबेड़े, जो बीजेगा सादक झल्लिया उही वड्ढना पैना। उत्थे कोई 10-12 दौड़े ने। अगर कोई एडा वड्डा आर्टिस्ट होवे ते एक नवा शायर होवे, बच्चा होवे, उन्होंने कोई जानदा ना होवे ते कदी मैं देखिया कि इत्थे किसी दा नाम ही नहीं कोई राइटर दा लैंदा। वो कहंदे ने ए कढ दिओ यार विचों की ना। ते उन्हां एडे वो ग्रेट हस्ती सी कि उन्होंने वो मैं रिकॉर्डिंग च मौजूद नहीं सा। मैं अगले दिन जो गया तो उन्होंने कहा सादक तेरा असी कलाम दोवें रिकॉर्ड करते हैं। ये कलाम फिर रिलीज़ होया है कम से कम 19 साल बाद उत्थे अमलों ते। ये रहमत ग्रामोफोन हाउस से रिकॉर्डिंग हुई क्यों जी दिलदार साहब इस तरह ही है। ये बहुत देर बाद रिलीज़ होया तो उस तो बाद फिर खान साहब नूं मैं फैसलाबाद तो लाहौर लैके आया। फिर इत्थे उन्हां दी पहली केसट मैं कीती जे तो रब नूं मनाउणा पहले यार नूं मना। उहदे विच एक ऐटम 2 होर भी सन कि जदों मिठी नींदे सौंदी है खुदाई मैं रोवां तैनूं याद कर। क्या बात है सर बड़ी उम्दा बातें हैं। बात यह है कि जो ये किस्सा बता रहे हैं तुसी भी सब जानते हो, जिन्होंने लोगों के नाम एवं लै गए दिल करता है उन्होंने जिक्र करिए। सर चौधरी रहमत अली अमीनपुरा बाजार, अमीनपुर बाजार, बिल्कुल सर घंटाघर तो निकलते हैं। वो एक छोटा सा रूडिमेंट्री स्टूडियो था जहाँ पे इतनी बड़ी आवाज़ जिसको दुनिया ने सुना, वहाँ सबसे पहले रिकॉर्डिंग होनी शुरू हुई है। सर साढ़े को उस वेले कोई एडी क्यामत की टैक्नोलॉजी नहीं सी, याद है वो रिकॉर्ड तो करते सन कट कट करके कवाली। सर इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है रहमत ग्रामोफोन कंपनी की। फिर तुसी जो बनाया सर सरगम स्टूडियो बनाया, जो संगम स्टूडियो बनाया, याद करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब खुदा की दी हुई सलाहियत हो तो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह की दी हुई आवाज़ गूंज उठती है, बेशक उसको अमीनपुरा बाज़ार के अंदर बैठ के आप रिकॉर्ड कर रहे हों। और चौधरी रहमत अली का नाम ऐसा से लेना हुआ सर कि OSA से बहुत पहले, ओरिएंटल स्टार तो बहुत पहले, बाली सागू तो बहुत पहले, पीटर गैब्रियल से बहुत पहले, बिल्कुल जेरी कैनेडी से बहुत पहले उस आदमी ने खान साहब की आवाज़ को रिकॉर्ड किया। ये जिस वक्त का जिक्र कर रहे हैं ये वाक़तन तब 14 साल के थे। 14.5 साल कहते हैं, 14 ही कही है, मतलब 14.75 भी मैं कह देना, समझ आई मेरी गल। बात यह है कि ये भी तो किस्मत की बात है कि जो लिखा
उसके लिए अल्लाह ने राह सुझाई कि जाके गंवाना किससे है। और मैं थोड़ी सी इनकी बात बढ़ा दूँ, कस्र नफसी से काम कर रहे हैं। जो खूबी इन्होंने बताई है, इतना बड़ा गुलकार, एक नौ आमोज शायर जिसकी उम्र 14 साल है, उसका कलाम गाए, उस कलाम में 10 दफ़ा दोहरे में उसका नाम आए और वो हर दफ़ा उसका नाम ले, ये एतराफ़ फ़न भी है, दूसरे की इज्जत भी है और अपना ज़र्फ भी दिखाना है कि हमें किसी का नाम कम नहीं करना। अल्लाह ने हमारा नाम ऊंचा कर दिया तो हम किसी का नाम क्यों कम करें। बिल्कुल, ये इनकी जो बातें हैं ना, ये सीखने वाली हैं। ये सिर्फ बातें, खुदा की कसम दिल करता है कि लोग आजकल सीखें कि किस किस्म की शख्सियत चाहिए। जो मैं एक बात करूं, किसी को भी आप ट्रिब्यूट देती हैं, हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड किया कीजिए, वो इंसान कैसा था और वो फनकार कैसा था। हमने आज तक सादिक साहब छोटे आदमी को बड़ा फनकार बनते नहीं देखा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने नोटिस नहीं किया कि हम जब भी बात करते हैं किसी फनकार की, तो मेरा फोकस ज़्यादा इसी चीज़ पे होता है कि वो इंसान कैसे थे। बेशक। देखिए, ऑनलाइन तो आप सब कुछ पढ़ लेते हैं कि किसने अपनी फील्ड में कितना अचीव किया, उसको कौन से अवार्ड मिले, वो क्या थे, वो क्या नहीं थे। ये चीज़ें इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती। आपकी ज़िंदगी के जो माइलस्टोन्स होते हैं वो मैटर करते हैं, और उन माइलस्टोन्स पे पहुंचने के लिए आप इंसान कैसे हैं। बिल्कुल ये है। और मैं दूसरी एक बात आपको कहूँ, फनकार को सिर्फ गले की रियाजत नहीं, रूह की रियाजत चाहिए। जब तक रूह शफाफ नहीं होगी, साफ नहीं होगी, सर, ना कलम का लिखा हुआ ना होंठों से निकला हुआ अल्लाह की मखलूक पे असर करेगा। अगर अपनी बात का असर अल्लाह की मखलूक पे देखना है तो सबसे पहले अंदर सफाई करो रियाजत के साथ, और वही इबादत हो जाती है। खान साहब एक मिसाल हैं अंदर की सफाई और रोशनी के। मैं सर, मेरी भी मुलाकात है, आप बेहतर जानते हैं, और मेरे भाई वहाँ बैठे हों, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, बच्चों वाली मासूमियत है थी कि नहीं सर। बच्चे में तो मासूम सा जिवें बच्चा होंदा है। कभी सर मकारी दी गाली नहीं की थी ना जी। अच्छा, कभी अपनी ही गायकी के बारे में कोई बहुत लाफानी बात नहीं की कि मैं ये और मैं यूं। सर वो बोलते ही नहीं सर, बोलते ही नहीं सर, इस तरह वो बैठे बिल्कुल है जी, बोलते ही नहीं सर, बिल्कुल अपने उन्होंने काम नाल, और किसी दी ते कोई ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਜ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਉਹ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह जिन्होंने अल्लाह मियां ने जिसको इज्जत देनी है उसका हम अच्छा, उनके यहाँ बारे पे में वाकई आप क्या उम्दा में बात कही है कि उनके वालिद साहब भी नहीं चाहते थे कि ये गायकी की तरफ आए। बिल्कुल, बाहर तो उसकी बात करते हम हैं, ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, जिसको ले आए, जो काम लेना है उससे। आप फरमाइए, अब ब्रेक की तरफ जा रही हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स खान साहब का ही कोई कलाम सुनते हुए वापस आएंगे। एंड देन ऑफ कोर्स ये जो आप बात कर रहे थे उनका उनके वालिद के साथ ताल्लुक, उनकी फैमिली की डायनामिक, आप इंसान जैसे आपने कुछ तो झलक दी उनकी पर्सनालिटी की, बट ऑफ कोर्स उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उनका उठना बैठना कैसा था। देखिए, इतने बड़े आप सुपरस्टार थे, लेकिन आप उनकी किसी तस्वीर में ग्लैमर नहीं देखते। आप उनकी तस्वीरों में भी आजिज़ी है। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ इंटरनेशनली भी आपने परफॉर्म किया, लेकिन व्हाट अ मैन। तो आप इंसान कैसे थे, हम इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद।
प्यार दे फुल बिन खिलेओ सुके ऐसे पे विछोड़े जो दो मिठी नींदे सोंदी है खुदाई जो मिट्टी नींदे सोंदी है खुदाई सो रब दिन अख कद लाई मैं रोवां तैनू याद करके सजना मैं रोवां तैनू याद करके सजना मैं रोवां तैनू याद करके हाँ जदों मिठी नींदे सोंदी है खुदाई जो मिट्टी नींदे सोंदी है खुदाई सो रब दिन अख कद लाई मैं रोवां तैनू याद करके सजना मैं रोवां तैनू याद करके ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਈ जदों मिठी नींदे सोंदी है खुदाई जदों मिठी ਮਿੱਟੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਗਦਲਾਈ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਾਂ ਚੰਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖਬਰੇ ਮੁੱਕਣੀ ਏ ਕਦੋਂ ਏ ਜੁਦਾਈ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜੁਦਾਈ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਕਦ ਲਾਈ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਥਰੂ ਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਨੇ ਅਥਰੂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਕਦ ਲਾਈ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਜੇ ਠੱਗਦਾ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਜੇ ਠੱਗਦਾ ਭਰੋਸਾ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਜੇ ਠੱਗਦਾ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਜੇ ਠੱਗਦਾ ਸਾਦਕਾ ਮੈਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਸਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਸਾਦਕਾ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੇਰੇ ਮੇਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਏ ਖੁਦਾਈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਕਦ ਲਾਈ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗਾ 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 ਸਾਰੇ ਗਾ 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 ਰੇ ਗਾ ਮਾ 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 ਗਾ ਮਾ ਪਾ 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 ਮਾ ਤਾ 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 ਪਾ ਨੀ 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 ਤਾ ਨੀ ਤਾ ਨੀ ਨੀ ਤਾ ਨੀ ਤਾ ਨੀ ਨੀ ਤਾ ਨੀ ਨੀ ਤਾ ਨੀ ਤਾ ਨੀ ਨੀ ਤਾ ਨੀ ਨੀ ਤਾ ਨੀ ਤਾ ਨੀ ਨੀ ਤਾ ਨੀ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਪਾ ਤਾ ਪਾ ਤਾ ਨੀ ਤਾ ਨੀ ਤਾ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਪਾ ਤਾ ਪਾ ਤਾ ਨੀ ਤਾ ਨੀ ਤਾ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਤਾ ਪਾ ਤਾ ਨੀ ਤਾ ਨੀ ਤਾ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਟੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਕਦ ਲਾਈ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਯਾਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਥਰੂ ਸੁਗਾ ਤਾ ਦਰ
ਸੋਚਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੁਕਾਈ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਨੀ ਅੱਖ ਕਦ ਲਾਈ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ जुगन बड़ी जुर्रत की बात है। हमारे कव्वालों ने शायर के सामने उनका कलाम पेश किया है और उनका दिल इतना बड़ा है कि कहीं कहीं आगे पीछे लफ्ज़ हो जाते हैं, मगर उनके दिल से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि असल शेर में और असल मिसरे में शख्स लफ्ज़ कहाँ बैठा था। बाहर तो उन्होंने बड़ी दिल से कबूल करके इंतहाई तारीफ़ की है। मैं गुजर थोड़ी सी बातें जल्दी करना चाहता हूँ क्योंकि वक्त कम है। आप बिल्कुल। फरमाइए। अब नहीं, बट ब्रेक से पहले जहाँ जिस चीज़ पे बात छोड़ी थी जी, कि फरमाइए। उनके के खान साहब के अब्बू जो है उनकी मैं इस तरफ खान आने साहब के अब्बू अग्रीमेंट के में बारे में कुछ कहने से पहले ये कहना चाहता हूँ खान साहब के ख़ानदान के मुतल्लिक। बिल्कुल। आप यकीन कीजिए 600 साल का एक सिलसिला है, 6 सदियों से ये ख़ानदान कव्वाली के फ़न से और मौसीकी के फ़न के साथ मुताल्लिक था और इनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान से था। जी, सर वो बताते हैं कि अफ़गानिस्तान से हमारे एक बुज़ुर्ग थे, उनका नाम था शेख साहब। शेख साहब ने आके जलंधर के मुज़ाफ़ात के अंदर बस्तियाँ थीं, बस्ती शेख वहाँ पे बस्ती शेखा। बिल्कुल बस्ती शेखा। मज़ा ये है कि ये वो लोग मेरे साथ बैठे हैं कि मुझ जैसे नालायक की तमाम गलतियाँ उसी वक्त दुरुस्त हो सकती हैं। खुदा ताला तो ज़िंदगी देवे, सेहत देवे। तो बस्ती शेखा जलंधर और जलंधरी पठान जो आपको पता है कि आपके भी कुछ जानने वाले हैं, तो फिर वहाँ से उन्होंने जब हिजरत की है 48 में, तो फिर तब लायलपुर में आके सर वो लसूड़ी शाह के मज़ार के करीब उन्होंने रहना शुरू किया। खान साहब के वालिद कोई मजाक नहीं थे। खान साहब के वालिद फ़तेह अली खान साहब, उनके ताया मुबारक अली खान साहब, उनके ताया सलामत अली खान साहब बहुत बड़े कव्वाल थे। इतने बड़े कव्वाल थे कि उस वक्त उनके नाम का तूती बोलता था। उनको पहचान भी थी कव्वाली की। जब खान साहब पैदा हुए तो 4 बहनें पहले पैदा हो चुकी थी और कव्वालों के यहाँ बेटियाँ पैदा होना कोई बहुत खुशी की बात नहीं है क्योंकि वो सिलसिला ख़ानदान का आगे नहीं बढ़ा सकती। वैसे भी आप जानती हैं कि गायिकाओं में उनकी बीबियाँ नहीं गाती, बहनें बच्चियाँ नहीं गाती। तो अब सोचें ज़रा कि खान साहब 4 बहनों के बाद पैदा हुए, गोल मटोल से, प्यारे से, तो बड़ी खुशी। जब आवाज़ लगाने का वक्त आया तो पता चला कि बेइंतहा बारीक आवाज़ है। तो उस्ताद फ़तेह अली खान साहब ने कहा कि इसकी आवाज़ शायद मुनासिब नहीं है गाने के लिए, ख़ास तौर पर कव्वाली के लिए, तो मैं इसे डॉक्टर बनाऊँगा। अब देखिए, एक मैं आपको बात बताऊँ, ये जो सारा सिलसिला हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, और ये मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए, मेरे मौला का एक निज़ाम है। मेरे मौला का निज़ाम ये है कि उसने हर दौर में अपना नाम बुलंद करने के लिए, अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं बुलंद करने के लिए, अपने महबूब की तारीफ़ के लिए और मौला कायनात की और सईदा कायनात की तारीफ़ के लिए बंदे चुन लेने हैं। ऐसे बंदे चुन लेने हैं कि जब उन्होंने उनका नाम लेना है तो कुल आलम ने अपना सर उनके नामों पे धुनना है। जिसको ये नहीं पता, जिसका मजहब और मसलक मुख्तलिफ है, वो अल्लाहू अल्लाहू के ऊपर ऐसे सर धुनता है कि जैसे अपने ही रब के आगे गया है। जुगन, मैं जब छोटा था, और ये 200 साल पुरानी बात है, 70s के अंदर मैं लंदन जब जाता था अपने वालिदैन के साथ, तो पूरे यूरोप के अंदर हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। सर मैं उस वक्त बच्चा था, मैं सोचता था या अल्लाह मेरे रब का नाम क्यों लिया जाता, उसके महबूब का नाम क्यों नहीं लिया जाता। पता चला कि अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है कि मैं एक ऐसी आवाज़ उठाऊंगा इस खत्ते से कि जब वो गाएगा तो सब हरे रामा हरे कृष्णा को भूल जाएंगे। आज तक अल्लाहू अल्लाहू द मस्त कलंदर मस्त मस्त। इसके अलावा आपने कभी सुना है लंदन जाके? इब्रार गया हुआ लंदन की करन गया है, यही आवाज़ बुलंद करन, यही कलाम गाना से गया है। तो सर ये है मेरे अल्लाह का मोजज़ा, और हर दौर में उसने ये काम किया है। एक बात मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, कोई उनके वालिदैन का जिक्र, वालिद का जिक्र नहीं करता, उस्ताद फ़तेह अली खान साहब का। उस्ताद फ़तेह अली खान साहब को ये मत भूलिए कि ये सिर्फ खान साहब के वालिद ही नहीं, राहत के दादा भी हैं। क्यों सर, मैं गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही, यानी कि कमाल आदमी है। और सर जी उनको, वो भी ऐसे नफीस आदमी थे। मैं थोड़ी सी एक तारीखी बात करना चाहता हूँ जो आपके लिए, इंडिया ने इस घराने की कव्वाली और धुनों को कॉपी करना 50 की दहाई में शुरू किया। खान साहब तानू भी याद होगा, एक बड़ी मशहूर कव्वाली सी उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, मुबारक अली खान साहब की, वो ये था कि सहर करीब है तारों का हाल क्या होगा, सहर करीब है तारों का हाल क्या होगा, अब इंतजार के मारों का हाल क्या होगा। रोशन साहब, सर रोशन लाल नागरथ ने, वो कौन है? रोशन लाल नागरथ इंडिया के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर, और आपके लिए बता दूं कि ऋतिक रोशन के दादा हैं। हाँ बस ठीक है ना, बस ठीक है, समझ आ गया, बन गया। अच्छा सर, 1959 के अंदर एक फिल्म बन रही थी, उसका नाम था बरसात की रात।
और बरसात की रात के लिए बेहतरीन मौसीकी तरतीब दी जाने लगी थी, बिकॉज उसका बैकग्राउंड क्या था, कव्वाली, यानी कि 6 गाने थे, उनमें से 4 कव्वालियाँ थी। और उस वक्त इतनी मशहूर ये कवाली थी कि जब तक वो कॉपी ना करते खान साहब के घराने की चीज़ों को, तो उन्होंने साहिर लुधियानवी को बुलाया, रोशन साहब ने, और सुनाया कि ये देखिए ये फ़तेह अली मुबारक अली की कवाली है, बस यही तर्ज यही तोने लफ्ज़ बदल दियो काफ़ी रदीफ ही होवे। तो सर फिर उन्होंने की किया, निगाह नाज के मारों का हाल क्या होगा, निगाह नाज के मारों का हाल क्या होगा, और सहर करीब है तारों का हाल क्या होगा। आप यकीन कीजिए कि उस वक्त मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बिकॉज मेरे पैदाइश फैसलाबाद में हुई थी, और मैं लालपुर कहता हूँ, बुरा ना रहेगा, मैं तो लालपुर पैदा हुआ, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो तुझ मर्जी कहो। मेरा ताल्लुक किला दीदार से, छोटा सा कस्बा है, वहाँ से है, लेकिन मेरी माँ का शहर क्योंकि लालपुर है, तो मुझे शदीद मोहब्बत है लालपुर से और वहाँ के लोगों से। तो तब कई लोगों ने आके खान साहब के वालिद को कहा कि देखो थोड़ी तो कॉपी कर रही है, तो उसी को दावा करो। कहते जी असं दरवेशा ने की दावा करना। यह भी साढ़े वास्ते एक तारीफ का बायस है कि उत्थे बंबई की एक बात और बता दूँ, 79 में मैं अपनी वालिदा के साथ बम्बई गया। ऐसा लोग जाते हैं, अगर टाइम कम है तो मैं दोबारा कर लूँगा, ब्रेक के बाद कर लूँगा, क्योंकि मेरे किस्से खत्म नहीं होने, मैंने बढ़िया गलियां इसीलिए बुलाया हमने, किस्से ही तो सुनने हैं आप जी। मैं तानू एक अर्ज करा, तो तुसी उस समय ऐसी तो वाकई नहीं सोच सर। 1979 का नवंबर था, बॉम्बे, उस जमाने में बॉम्बे जाना था आसान, इसलिए कि खवातीन जाती थी साड़ियाँ खरीदने के लिए, तो मैं भी अपनी वालिदा के साथ और जेवर खरीदने के लिए, और हमें बहुत शौक था वहाँ जाने का। ऐसे लगता था कि पूरे बंबई में आग लगी हुई है और बुखार चढ़ा हुआ है। बुखार पता है किसका चढ़ा हुआ था? जहां हम जाते थे कि ऋषि और नीतू की शादी है, ऋषि और नीतू की शादी है। नवंबर के अंदर रिश्ता तय होकर मामा सिंह भी मान गई और राज कपूर साहब भी मान गए। सोचें, राज कपूर के हसीनो जमील बेटे की शादी नीतू सिंह के साथ, और वो भी लंबे मुआशरे के बाद। बिल्कुल एक फिल्मी कहानी थी, इसका बहुत अच्छा एक कॉमिक। बिस्मिल्लाह। मैं पहली दफ़ा खान साहब के साथ राजपुर के अपना ऋषि कपूर के शादी पे गया हूँ। पहली दफ़ा मैं तबला उधर बजाया शादी जिंदगी में, लाइव का पहला शो खान साहब के साथ। देखिए बात वही है कि जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, बिल्कुल उसका खान साहब उसी में 10 जी गल में विच करना चाहना हुआ सर। इंडिया जैसे 1.5 अरब के मुल्क के अंदर एक से एक फनकार, हर घर के अंदर आवाज़, हर बंदा गुनी, हर बंदा लय में। आप सोचें राज कपूर साहब को उस वक्त मसला क्या दरपेश था, पुत्र का ब्याह बेटे गाना किदा कराना है सर। कभी शंकर जयकिशन को पूछें, कभी नौशाद साहब से पूछें, कभी रोशन साहब से पूछें, हत्ता कि लता मंगेशकर से पूछा, लता बाई ने पूछा कि बीबी तुसी दसो सर। कई नाम सामने आए, या कभी कहन जी क्लासिकल में बुला लो, कभी। आप यकीन करें क्या कान थे राज कपूर साहब के। खान साहब तुसी याद करो उस जमाने इंडिया का ताला पहला सफर सी 1980 सर, मैंने चंगी तरह याद है। 18 जनवरी 1980 ਤੁਹਾਡਾ गाना सी आर के स्टूडियो चैंबर याद है ਤੁਹਾਨੂੰ? पर सर जिवें दाद दी सी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लाड़ा उठ के फुड़क के बार इन्होंने कोल आंदा सी। मतलब ऋषि कपूर की ख्वाहिश का, ऋषि कपूर के एक्साइटमेंट का एक आलम था। ऋषि कपूर की शादी थी, लाड़ा वही होएगा ना जी, बिल्कुल। क्यों सर, किस तरह दाद फुड़क पे एक्साइटेड हो गई, फुड़कदा सी बड़ा। आप अगर अमर अकबर एथनी देखे ना, तो उसने बिल्कुल वही किया जो है ना कवाली। मेरा कहने का मकसद ये है, इस मुल्क की इज्जत बढ़ाने में, बिल्कुल सरहद पार हमारे फनकारों को अपना सही मकाम दिलाने में सबसे अव्वलीन मकाम जो है पहले मैडम नूरजहां का है, और उसके बाद उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का। सर मैं गलत किया? मैंने जी बिल्कुल जी। अच्छा साहब, आपका ताल्लुक भी उनके साथ एक बहुत प्यारा, और जैसे मतलब 14 साल की उम्र पे आपके लिखे हुए गीत को गाना, फिर लिटरली 10 दफ़ा आपका नाम लेना उसके अंदर, तो फिर इधर से आगे आपका ताल्लुक कैसे डेवलप हुआ? फिर मजीद क्या हुआ? मैं जी उमर साहब इजाजत है? बिस्मिल्लाह। अगर मैंने मौका मिल गया तो सर मैं देना नहीं, सर तुसी गल करो, मैं अगे गल बतानी। ये जी जिस वक्त मेरा उस वक्त सारा कारोबार जो है ना वो ठप्प हो गया। मेरी गत्ते की फैक्ट्री भी सी, जो किताब की जिल ते गत्ता लग, मैं मकरूज हो गया कारोबार। सारा दिन मेरा गान बजाने वाले लोगों के नाल ही सारी रात मैं खान साहब के कोल बैठा रहा, तकरीबन 20-22 साल सारी रात। क्यों जी दिलदार साहब इस तरह ही है? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं उस वक्त रहमत ग्रामोफोन हाउस से रिकॉर्डिंग होंदी सी, ते एक सोनक कंपनी सी, उन्होंने कंटैक्ट किया। मैं उसले मजंग चुंगी लाला अताउल्ला ईसा खिलवी ते महमूद साहब होंदे सी, अल्लाह उन्होंने करवट जन्नत नसीब करे। तो सौदा करके उन्हें कहा सादक तू खान साहब नूं लैके आ। तो मैं खान साहब नाल गल की, मैं उन्होंने फिर 4 कैसटां दे उस दौर 40,000 रुपया एक एल्बम का 1,60,000 इकट्ठा दिता सोनक कंपनी को लैके। बिल्कुल। फिर मैं इन्हों लैके ते असी इत्थे आ गए लाहौर।
ਲਾਹੌਰ ਜਿਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਬਦਰ ਬਲਾਕ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸਰਗਮ ਸਟੂਡੀਓ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਦਕ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ੰਗ ਚੁੰਗੀ ਰਹਿਮਾਨ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਮਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੱਜਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਸਟ ਨੇ ਦੁਆਈਆਂ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 7-8 ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾਮ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ। और असल वायरल तो तब होता था, हाँ तो अपना ना कोई बूस्ट था ना कोई खान कुछ साहब था। एक ऐसी हस्ती है कि 25 साल बाद फौत होने तो दुनिया तो रुखसत होने तो बाद अज भी हिंदो पाक दा कोई कवाल जब तक खान साहब दे एटम रात नूं नहीं गाएगा ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਟਮ ਗਾਣੇ ਪਾਣਗੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਐਟਮ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਐਲਬਮ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਰ ਬਲਾਕ ਆ ਗਏ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੰਝੂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਮਾਲਾ, ਹੋਏ ਡਾਢੇ ਦਲਗੀਰ ਖਿੱਚੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਲਕੀਰ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀਲਿਆ ਏ ਚੰਨ ਮਾਈਆ ਤੇਰੀਆਂ ਖਿਆਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੀਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਲਿਆ ਏ ਚੰਨ ਮਾਈਆ ਤੇਰੀਆਂ ਖਿਆਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀਲਿਆ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਦਕ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਏ ਚੰਨ ਮਾਈਆ। ਬਹਰਲ ਇੱਕ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਕਲਾਮ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਇਹੋ ਖੜਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਯਾਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੰਤਰਾ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਇਹੋ ਖੜਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸ਼ੋਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਾਦਕ, ਰੱਬ ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾਰੂ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਇਹੋ ਖੜਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇਤਵਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਕਲਾਮ ਸੀ ਕਿ ਰੋਗ ਸੋਚ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਲਾਈਏ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਲਬਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਦਕ ਕਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਤੀਮਖਾਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਝ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਝ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਝ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਚੰਡਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਦਕ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਕਬਾਲ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾ ਦੀ। ਏਡੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਦਿਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲੀ ਜੇਬ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਦਕ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਏਡੇ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਰ ਗਰਜ਼ਮੰਦ ਆਦਮੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਾਨ ਵਜਾਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੂਟਾ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਸੀ। यानी कितनी तवाज़ो करते थे, इतना मंगवाते थे इतना वहाँ से। मतलब है ना 8-8 10-10 लाख रुपया। क्यों जी दिलदार साहब? जी अच्छा, बिल्कुल जी दिलदार बिल्कुल, साहब आपका- कर रहे हैं। आपका भी उनके साथ, आपका तो खैर था ही बहुत जी, करीबी मैं- ताल्लुक कुछ हाँ जी, पहले तो आज उनका बरसिया। गरी के रहमत करे, और इतने महान लोग, इतने अच्छे आर्टिस्ट, गुलूकार और म्यूज़िक डायरेक्टर, कुछ भी कह लें, पूरी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है खान साहब को, तो पूरी दुनिया में को सुनाया है, बच्चों को, बूढ़ों को। तो ऐसी ऐसी धुनें ट्यून बनाते थे, छोटी से 2-3 सुरों को भी ऐसी ऐसी मैंने सुनी भी, जैसे दूसरे को समझ आए। जैसे सादिक साहब की बहुत सी ऐसे, मैं थोड़ा सा टाइम थोड़ा सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा। तो खान साहब जैसा कवाल थे ही, तो मैं वो कर रहे थे आप बात ऋषि कपूर की शादी पे, पहली दफ़ा मैं उधर परफॉर्म मैंने किया। बिल्कुल। तो पूरी रात दिलीप साहब, पूरी इंडस्ट्री, मैं भी पहली दफ़ा मैंने देखा, तो 6-7 घंटे कवाली। तो वो समझते थे भी कवाली ऐसे जैसे हमारे इंडिया में करते हैं, ढोल के तबले, तो शेर व शायरी। तो ऐसे ही खान साहब ने शुरू किया, ख्याल शुरू किया पहले, तो बाद में एक गज़ल सी, वो हल्का का सुरूर है, वो 2.5 घंटे तजमीन लगा के डॉक्टर साहब, बेशक, बिल्कुल। 2.5 घंटे वो एक ही। तो ऐसा मजा। बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ताला सर ये जो आपकी फैलाव है ना, तजादुल ये गज़ल जी, को जी। लेकर उसमें इतनी चीज़ें लगा के, आप यकीन कीजिए सिर्फ एक गज़ल नहीं बन जाती थी, वो ख्याल की पूरा अलाप बन जाता था। ऐसी ऐसी शक्लें दिखानी सुर की। हम फिर एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। दरअसल जुगन मसला ये है कि आपने मुझे तो बुला ही लिया, लेकिन मेरे साथ SM सादिक साहब को बुला लिया। उन्होंने अपना चांस नहीं जान देना, मैं अपना चांस नहीं जान देना। अब तीनों चांस ही मिला। ब्रेक के बाद देखेंगे कि कौन चांस पकड़ेगा और कौन चांस छोड़ेगा। सारे चांस इनके। चांसों चांस होने वाले हैं हम ब्रेक के बाद। नहीं आना मेरे दिल पर माही, वे तू चुप कर झूठे कावा। आना मेरे दिल बर माही, चुप कर झूठे कावा। तू झूठा तेरे बोल भी झूठे, तेनू ताड़ी मारू डावा। जे खबर हवे जे डॉक्टर साहब, मैं खान साहब दे कोल बैठ के सॉरी, तो मैं पहले ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਨਾ ਹਰ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। नहीं आना मेरे दिल बरवाही, ते चुप कर
ਪਰ ਝੂਠਿਆ ਕਾਵਾਂ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਝੂਠੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੂ ਡਾਵਾਂ ਜੇ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੰਡਿਆ ਵੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਚੂਰੀਆਂ ਪਾ ਰਿਜਵੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਮਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਮਦਾ ਉੱਠਦੀ ਏ ਹੂਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਏ ਹੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਮਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂ ਮੇਰੀ ਈਦ ਵਾਲਾ ਚੰਨ ਕਦੋਂ ਚੜੇਗਾ ਚੜੇਗਾ ਮੇਰੀ ਈਦ ਵਾਲਾ ਚੰਨ ਕਦੋਂ ਚੜੇਗਾ ਚੜੇਗਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਬਣੇਗਾ ਬਣੇਗਾ ਜਾਣ ਵਿਛੋੜਿਆ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂ बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। जो मैंने पता है खूबसूरती क्या है, आप पर आधी इस वक्त वाज़ेह है खूबसूरती, इसलिए कि जहाँ तक मेरा और एस एम सादिक साहब का ताल्लुक है, हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, हमें पता है कि चरखा कतदी जिहड़ी है ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आप लोगों ने चरखा देखा ही नहीं, चरखे जी मिट्ठी मिट्ठी कूक है तपैया फिरदा है जो तंद खिंचदी है तकले दे उत्ते ते पूनियां बना बना के छाबे च पांदी पई। ये मंजर जिन्होंने देखा नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਨਾਲੇ ਸਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਸਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਮੋੜ ਆਵੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵਾਕਈ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਡਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉੱਡ जा। ਐਵੇਂ सर ये रोमांटिसिज्म जो है, इस रोमांटिसिज्म को मुकम्मल समझने के लिए वाक़तन हमें अच्छी मौसीकी नहीं अपने तमद्दुन की रूट्स की तरफ भी जाना पड़ेगा जो नहीं जाया जा रहा। लेकिन डॉक्टर साहब आप भी और साथी साहब आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी कि जब खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की, वहाँ पे भी आपने अपने आप को मेंटेन रखा, दूसरों ने अपने आप को एडजस्ट किया। कोलैबोरेशन थी, ये नहीं था कि आपको अंग्रेज़ी में कवाली गवा दी। सो इस पे मैं ज़रा बात करना चाहूँगी। ये बताएंगे। हाँ देखिए जुगन खान साहब की ना, बाज़ लोग कहते हैं जी खान साहब हिट हुए हैं जी इंडिया जाके। नहीं, पहला एल्बम जो खान साहब का रिकॉर्ड हुआ नी मैं जाना जोगी दे नाल ते हक अली मौला अली मौला अली, बिल्कुल यकीन करो कि ये गलियां दे विच रक्शियां टांगियां ते गूंजदा सी ये आइटम। बिल्कुल। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਦੂਰੀ ਪਈ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਰਜ਼ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਰ ਉਸਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਨਿਓੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਰੁੱਸ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ 'ਚ
ਤੇ ਉਹ ਧੁਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋਈ। नाले वो मशीन तो हाँ। किस्मत बन गई, हाँ। नसीबा बन और गया जरा बिगड़ गया। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਦਿਲ ਕਰ ਸਿੰਪਲ ਟਿਊਨਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ भी सुनोगे तो इस तरह लगेगा, मुझे लगा मेरे लिए है, जो सुनता है उसको लगता था उन्हीं के लिए ये गीत ਇਸੇ ਬੈਰ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਟਮ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾਂ ਪਈਆਂ, वाकई वाह वाह ਤੁਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ 100 ਮਣ ਖੰਡਾਂ ਪਈਆਂ, वाह वाह ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸੈਂ ਤੂੰ, ਲਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੰਡਾਂ ਪਈਆਂ, वाह 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 ਖੋਲੋ ਬੰਦ ਕਫਨ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਈਆਂ, ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਮਹਿਕਾਰਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬਹਾਰਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਦਕ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ, ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंक्लूजन की तरफ भी लेके जाएंगे, और हाँ साहब का एक बहुत ही खूबसूरत कलाम भी हम सुनेंगे, किचन में भी नज़र डालेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हम द ग्रेट उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। अलबत्ता किचन में भी सब कुछ तैयार हो गया है जी शेफ़ तैयबा। व्यूअर्स नगेट्स बिल्कुल रेडी हैं और हमारा फ्रूट सैलेड भी रेडी है, और नगेट्स को मैं सर्व कर रही हूँ फ्राइज़ के साथ, और साथ में केचप है। अगर आपके पास कोई भी डिप अवेलेबल है या आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको हनी मस्टर्ड सॉस के साथ, चीज़ सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि गुफ्तगू को आप कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है। कंक्लूड करना चाहता हूँ इसलिए कि वक्त बहुत कम है, कीमती वक्त है। आपने जिक्र किया था कि जो वेस्ट के साथ उनकी कोलैबोरेशन हुई उसमें उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कैसे मेंटेन किया। जुगन अगर आप वो तमाम देखिए जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, डेड मैन वॉकिंग का, नेचुरल बॉर्न किलर्स का, या लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, तीनों जगह पे कोई वेस्टर्न चीज़ नहीं है, हमारे देसी रागों का आलाप है। कभी सोहनी का आलाप है, कभी दरबारी का आलाप है, और उसको सुन के एक सहर तारी हो जाता है। इन फिल्मों में जिन सिचुएशंस पे खान साहब की आवाज़ इस्तेमाल हुई है वो मौत और आखिर वक्त और इस तरह की चीज़ें हैं और कमाल की गई हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे फ़नकार वेस्ट में जाके कामयाब बहुत होते हैं, पजीराई बहुत पाते हैं। वेस्ट के फ़नकारों का लाइफस्टाइल नहीं देखते कि वो अपनी सेहत का कितना ख्याल करते हैं। मैं आखिर में से डॉक्टर, बाकी तमाम बातें छोड़ दीजिए, खान साहब वक्त से बहुत पहले चले गए क्योंकि किसी ने उनकी सेहत का ख्याल नहीं किया। बिल्कुल 7-7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਬਾਬ ਖਾਂਦੇ की दुनिया ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ दिल खराब है, ਇਹਨੇ मर जाना है। यकीन कीजिए खान साहब को ऐसे इस्तेमाल किया गया है सर जैसे कोई बहुत ही अनाड़ी ड्राइवर अपनी गाड़ी को बहुत ही गलत रस्तों के ऊपर रोज़ दौड़ाता है। ये सारे फंक्शन, ये सारी चीज़ें ना ख़ानदान ने ख्याल किया, मैं बिल्कुल मुंह भर के कह रहा हूँ, ना इस मुल्क ने ख्याल किया, ना खान साहब के करीबी दोस्तों ने ख्याल किया। उनको मीठे का शौक़ था, कभी किसी ने आगे से मीठा उठाया कि खान साहब ना खाओ। आप यकीन कीजिए मैं उस ज़माने में इंग्लैंड था और मैं उसमें मेरी ट्रेनिंग जारी थी जब खान साहब का ये आखिरी वक्त चल रहा था। आप यकीन कीजिए जगह जगह उनको लेके फिरना, चला उनसे जाता नहीं था। यकीन कीजिए गाने के लिए आ जाते थे, बैठ के जब उठते थे टांगें पाँव सब सूजी होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे उनका आखिरी दिन याद है जो आज का दिन था 1997 के अंदर, और यकीन कीजिए 11 बजे डेथ हुई। SM सादिक साहब, खान साहब की हालत ये थी कि हीथ्रो एयरपोर्ट से आए क्रॉमवेल हॉस्पिटल, इसलिए कि तबीयत ऐसी थी सांस नहीं आता था, 3 दिन से डायलिसिस नहीं हुआ था। आते ही सबसे पहले उन्होंने डायलिसिस किया, टेस्ट किए, और पता ये चला कि खान साहब के खून के अंदर हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C तीनों मौजूद है। पाकिस्तान के एक अस्पताल के अंदर डायलिसिस करवा के सर उन्होंने कहा जिगर भी रह गया, दिल रह गया, गुर्दे रह गए, जिगर भी रह गया। मुझे वो बेचारगी याद है। आज हमारी हुकूमत ने हेल्थ कार्ड जारी किया है। अल्लाह करे कि हमारे फ़नकार अपनी हेल्थ का खुद भी ख्याल करें ताकि ये बदअंजाम ना हो सब चीज़ें। जी सर एंड में जुगन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आखिरी वक्त तक उनको काम पे लगाए रखें। जी खान साहब ये शो कर लें, इसके बाद फिर आराम कर लेंगे, खान साहब ये शो कर लें। मैं तो इस बात का गवाह हूँ। तो आखिर पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि
खान साहब जैसे लोग सदियों बाद भी पैदा नहीं होते। ऐसा नफीस आदमी, ऐसा दर्द दिल रखने वाला। तो मैं यही कहूँगा कि 14 अगस्त को हमारी आज़ादी का सूरज तलू हुआ और 16 अगस्त को फ़न मौसीकी का चमकता दमकता सितारा ग़रूब हो गया। तो खान साहब हमारे दिलों में हमेशा रोशन सितारे की तरह याद बनकर रहेंगे, मोहब्बत बनकर रहेंगे, प्यार बनकर रहेंगे। जैसा कि उनके मरने के 25 साल बाद भी आप टिकटॉक पे देखें, लोग उनको इतना मिस करते हैं, इतना मिस करते हैं। आज देखो मेहदी हसन साहब को दुनिया से गए कितनी देर हो गई, आज उनको कोई याद नहीं करता। ये वाहद जो हस्ती है कि लगता है कि ये गए ही नहीं दुनिया से। खैर हमारी तो सर कोशिश होती है हमेशा एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के मेहदी हसन साहब हो गए, मैडम नूर जहान हो गई, रेशमा जी हो गए, आप गवाह हैं इस बात के डॉक्टर साहब के, हम कोशिश करते हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है ना इंटरेस्ट नहीं लेता। और इस चीज़ पे मुझे बहुत अफसोस होता है कि इन सुपरस्टार्स को याद रखना भी हमारा फ़र्ज़ है और उनको ट्रिब्यूट पेश करना भी हमारा फ़र्ज़ है। और जब उनके गीत या उनकी कवाली या उनका गाना कि कोई भी स्टार हो गाया जाए तो ट्रिब्यूट के नाम से गाया जाए। हर बंदा गा देता है और ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उनका अपना गीत लिखा हुआ है। देखिए बताता ही नहीं कि जिसने लिखा हुआ है, किसने कंपोज किया और हु इज़ द सिंगर। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं यंग आर्टिस्ट से भी अपील करूँगी और प्राइवेट सेक्टर से भी कि एक तो आर्टिस्ट को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट और दुनिया से रुखसत होने के बाद फिर उनका जो म्यूज़िक है उनको क्रेडिट देना चाहिए। ज़रूर गाएं उनके गाने, बट उनको क्रेडिट तो दें, राइटर को क्रेडिट तो दें, गाने का कंपोज़र को तो क्रेडिट दें। जो टीम है वो भी बहुत मैटर करती है। यहाँ पे हम अपने शो को क्लोज़ करेंगे। अल्लाह ताला नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब एक ऐसे लेजेंड जिन्होंने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। जन्नतुल फिरदौस में उनको आला तरीन मकाम अता करे। आमीन। इसी नोट पे अपने शो को क्लोज करेंगे। फरमाइश करनी है आखिरी। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे फनकार यहाँ बैठे हुए हैं, ना मैंने रहना है, ना आपने, ना किसी और ने, ना खान साहब ने, किसी ने रहना। सर रहे नाम अल्लाह का, विरद रहना है उसके नबी का और विरद रहना है अली का। मेरा सिर्फ दरख्वास्त आपसे ये है कि सर जिस चीज़ ने हमेशा ऊंचा रहना है उस पर ख़त्म कीजिए, ताकि उम्मीद लेके दिल में उठे कि ये काम करने आए थे, ये गा गए, ये सुन गए और इसी को लेके आगे जाना है। इतने अमला दे होने ने नबेड़े किसी ने तेरी याद पूछनी। बिस्मिल्लाह सर, अगर धमाल हो जाए तो।
अली अली कबीर दे दम दम अली अली कबीर दे दम दम अली अली सखीलाल कलंदर मस्त मस्त सखीलाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त